अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक अमरीकी बिजनेसमैन रेमंड बेकर ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एक्यूलेस हील में जो इंकशाफात किए हैं वो गुज़िश्ता 3 वीडियोज़ में हम आपके सामने रख चुके हैं और मौजूदा वीडियो उसी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरबराही में फ़ौज ने नवाज शरीफ हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था, उसके बाद उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे थे, केसेस बने थे दर्जनों। तो उसके बाद उन्हें जिला वतनी डील फ़ौज की जानिब से क्यों दी गई थी और इसके ऊपर रेमंड बेकर साहब ने अपनी किताब में क्या मौक़िफ़ पेश किया है। तो पहले उन्होंने इससे मुतल्लिक बताया है कि दूसरी हुकूमत गिरने की वजूहात क्या थी, ये कहाँ से मामला जो था ये शुरू हुआ था। इस पर उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत उनकी जानिब से आमराना अख्तियारात के हुसूल की कोशिशों की वजह से गिरी, यानी कि उन्होंने जो आमराना अख्तियारात थे वो हासिल करने की कोशिशें की। भारी मैंडेट उन्हें मिल चुका था 1997 के इलेक्शन में, उसके बाद वो डिक्टेटर बनना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने इक़दामात उठाए। आगे उन्होंने वो इक़दामात भी बताए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन डिक्टेटर बनते बनते वो एक जो असली डिक्टेटर थे फौजी, उनका शिकार हो गए और हुकूमत अपनी गंवा बैठे। रेमंड बेकर साहब ने लिखा है कि 1997 में नवाज शरीफ ने अपनी ताबेदार पार्लियामेंट से एक बिल मंजूर कराया जो अराकीन पार्लियामेंट से अपने पार्टी रहनुमाओं की हिदायत के मुताबिक वोट डालने का तकाजा करता था। फिर 1998 में उन्होंने मुल्क भर में शरीयत नाफिज करने का बिल मुतारिफ कराया जो उन्हें इस्लाम के नाम पर यकतरफा अहकामात के अजरा के अख्तियारात से नवाजता था। ये उन्होंने उनकी डिक्टेटरशिप के इक़दामात गिनवाए हैं। उन्होंने मजीद लिखा है कि 1999 में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ज्यादा फरमाबरदार करीबी साथी से तब्दील करके फौज को साइड लाइन करने की कोशिश की। वो ज्यादा फरमाबरदार जिनको ये कह रहे हैं, जिन से रिप्लेस किया था उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को, वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे जो उस टाइम DG ISI थे, और उन्हें मुशर्रफ को हटाकर 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ तैनात किया था और वो सिर्फ चंद घंटे तक इस ओहदे के ऊपर रहे थे और उनके अहकामात फौज ने मानने से इनकार कर दिया था। जब ऐसा किया उन्होंने अपने करीबी साथी ज्यादा वफादार, मतलब वो मुशर्रफ को भी वफादार कह रहे हैं, करार दे रहे हैं रेमंड बेकर साहब, लेकिन वो जो ज्यादा वफादार थे, ज्यादा जिनके अंदर लचक थी, वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को उसी कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं रेमंड बेकर साहब। इस तब्दीली के ऊपर जो फौजी कमान में की थी नवाज शरीफ साहब ने, रेमंड बेकर साहब ने तबसरा किया है कि वो यानी कि नवाज शरीफ साहब 1980 की दिहाई में याद करदा सबक भूल चुके थे। 1980 की दिहाई में क्या सबक याद किए थे नवाज शरीफ साहब ने, इससे मुतल्लिक गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि उन्हें ये सबक उनके जहन में बैठा था। उन्हें पता चला था कि असल जो ताकत का सोर्स है वो फौज है, मिलिट्री है, फौजी जर्नैल हैं और उनके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए थे। ये सबक थे जो उन्होंने लिखे थे इस से पहले और जो हम गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बता चुके हैं। इससे मुतल्लिक आगे लिखा है रेमंड बेकर साहब ने कि फौज जो है वो पाकिस्तान को फौज कंट्रोल करती है और जो सियासतदान हैं वो न्यूसेंस हैं, यानी कि परेशान कुन चीज़ हैं, परेशानी पैदा करते हैं फौज के लिए। जब मुशर्रफ श्रीलंका से लौट रहे थे तब नवाज शरीफ ने फिजा में उन्हें बरतरफ करने की कोशिश की और PIA के 200 मुसाफिरों को लाने वाली परवाज को कराची में उतरने से रोक दिया। मुशर्रफ ने कराची में अपने कमांडर से कहा कि एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को कब्जे में ले लें। मुशर्रफ ने हालात को अपने हक में मोड़ा और अपनी जो फौजी बगावत थी, कू था, उसको मुकम्मल कर लिया। नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। ये उन्होंने 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसके ऊपर रोशनी डाली है और उसे बयान किया है। अब नवाज शरीफ जेल में जा चुके हैं। इससे आगे रेमंड बेकर साहब लिखते हैं कि ताहम नवाज शरीफ को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तान है। ये उन्होंने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो इक़्तिदार की राहदारियों में जो कुछ होता है, उसको उन्होंने इस फिक्रे के अंदर बयान करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ को जेल में होने के बावजूद ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तान है। परवेज मुशर्रफ को जर्नैलों के साथ इक़्तिदार को मजबूत करने की जरूरत थी
और नवाज शरीफ को ज़्यादातर जो ब्रॉस थी फौज के जो सीनियर अफसरान थे उनकी करप्शन का इल्म था। ये लिखा है आगे बेकर साहब ने। आगे उन्होंने लिखा है कि वाज़े तौर पर अपने साथियों की चोरी चकारी के गिर्द आहिस्ता चलना बेहतर है। ये मुशर्रफ से मुतल्लिक उन्होंने लिखा है। इसलिए मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कराई, उनका ट्रायल करवाया, उन्हें सजा दिलवाई और उम्र कैद करवा दी, लेकिन फिर साल 2000 में उन्हें सऊदी अरब जिला वतन कर दिया। यानी कि ये सब कुछ करने के बावजूद तहकीकात करवाई गई उनके खिलाफ, उनका ट्रायल हुआ, उन्हें सजा हुई, उम्र कैद भी हो गई। ये सारे इकदाम करने के बावजूद साल 2000 में उन्हें सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। उनके साथ जब वो जिला वतन हो गए तो नवाज शरीफ के साथ कारपेट्स और फर्नीचर के 22 कंटेनर जो थे वो सऊदी अरब भेजे गए, जबकि जो नवाज शरीफ साहब के गैर मुल्की अकाउंट्स थे वो ज़्यादातर इंटैक्ट रहे, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बरकरार रहे, उनमें जो भी माल था वो इंटैक्ट रहे। यानी कि उनके पास सब कुछ था, बाहर ज़िंदगी गुजारने के लिए आसाइशों के साथ उनके जो फॉरेन अकाउंट्स थे, गैर मुल्की अकाउंट्स, वो इंटैक्ट रहे। उनमें से कोई रियासत पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं मिल सका, कोई वसूलियाँ नहीं की जा सकी। फौजी हुकूमत ने जो नारा लगाया था एहतसाब का वो कुछ भी नहीं हुआ। आगे उन्होंने जिला वतनी के जो हालात थे, जिला वतनी में नवाज शरीफ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, जिसका वो अक्सर रोना रोते रहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती मुल्क से निकाल दिया गया था, हमने जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। उस पर रेमंड बेकर साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ ने जद्दा में शान व शौकत वाले महल में रिहाइश अख्तियार कर ली और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुरआसाइश माहौल में हशाश बशाश नज़र आते थे। वहाँ उन्हें महल में रखा गया था सऊदी शाही ख़ानदान की जानिब से और सारी सहूलतें थी वहाँ पर, इर्द गिर्द का माहौल बड़ा अच्छा था और वो मज़े की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते थे। कोई इस तरह का जबर नहीं था, चीज़ें नहीं थी वहाँ पर, उनका कारोबार भी फल फूल रहा था, उनके पास लंदन फ्लैट्स भी थे, लंदन में अगर उनका बेटे भी थे वहाँ पर हुसैन नवाज, हसन नवाज, और बाद में सऊदी अरब से वो मूव करके जिला वतनी के दौरान लंदन चले गए थे, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते रहे और आजकल भी वहीं पर बैठकर पूरे मुल्क को चलाते हैं। मजीद लिखा है रेमंड बेकर साहब ने कि इतलात हैं कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ कभी कभार टेलीफोन पर बातचीत करते हैं। ये क्योंकि 2005 के अंदर ये किताब शाया हुई थी और उस टाइम बेनज़ीर भुट्टो भी खुद साख्ता जिला वतनी में थी और नवाज शरीफ साहब जो थे वो डील के तहत जिला वतनी में थे। तो उन हालात में ये कह रहे हैं कि बातचीत करते हैं, यानी कि उस टाइम ये बातचीत करते थे। रेमंड बेकर साहब ने लिखा है कि इतलात हैं कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ कभी कभार टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, जिसमें शायद दोनों इस बात पर नोहा खानी करते हैं कि ज़िंदगी ने उनसे कितनी ज़्यादती कर दी है। ये फिक्रा उन्होंने तंज़न लिखा है, क्योंकि गुज़िश्ता जो सीरीज़ हमने बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के ऊपर की है इसी किताब में से, उसमें उन्होंने बयान किया है कि इस ख़ानदान के 61 गैर मुल्की असासे थे और जिसके अंदर बैंक अकाउंट से कई बैंकों के अंदर दुनिया के 5 ममालिक में ऑफशोर कंपनियां थी, महल जैसी जायदादें थी उनके पास, लेकिन वहाँ पर बैठकर वो भी मजलूमियत का रोना रोती थी, जिस पर उन्होंने ये फिक्रा लिखा था कि उनको अपने आंसू जो है वो बहाने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे कम जो है हमदर्दी के काबिल डिस्प्लेस्ड जो लीडर्स हैं दुनिया के, उनके अंदर उनका शुमार होता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुतल्लिक, क्योंकि इन्होंने मुबैना तौर पर अपने मुल्क के वसाइल लूटे, दौलत लूटी और बैरून मुल्क बैठकर उन्हीं वसाइल के ऊपर मज़े भी कर रहे हैं, ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। जैसा कि नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक उन्होंने लिखा कि वो जद्दा में महल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, हशाश बशाश थे, वहाँ पर सारी सहूलतें उन्हें वहाँ पर दस्तियाब थीं और उनकी जो बैरूनी लूट मार की दौलत थी, अकाउंट्स थे, वो भी इंटैक्ट थे, कुछ भी नहीं उनसे एहतसाब के नारे के तहत आने वाली फौजी हुकूमत ने वसूल किया था।